नमस्कार। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजा या योद्धा नहीं रहते, वो एक विचार बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक प्रतीक। महाराणा प्रताप, ये नाम सुनते ही जैसे अरावली की पहाड़ियां, हल्दी घाटी की मिट्टी और वो स्वाभिमान की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। सही कहा, एक ऐसी तस्वीर जो धुंधली नहीं हुई है इतने सालों बाद भी। आज हम उन्हीं के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी विरासत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई जीवनी और ऐतिहासिक विश्लेषण है। जी मकसद सिर्फ घटनाओं को गिनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रताप की कहानी आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल, क्यों वो सिर्फ मेवाड़ नहीं बल्कि शायद पूरे भारत के लिए एक अहम प्रतीक बने। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। जरूर। महाराणा प्रताप की कहानी, जैसा आपने कहा, सिर्फ मुगल विरोध तक सीमित नहीं है। ये उस दौर में अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का एक जबरदस्त संघर्ष है। हाँ, खासकर तब जब ज्यादातर रियासतें एक बड़ी ताकत के सामने समझौते का रास्ता देख रही थीं। सही। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म और शुरुआती माहौल से, जिसने शायद उनके व्यक्तित्व की नींव डाली। प्रताप सिंह का जन्म कुंभलगढ़ का किला, बहुत मजबूत किला माना जाता है। वहाँ मेवाड़ की शान। तारीख को लेकर थोड़ा मतभेद जरूर है। अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो कुछ कहते हैं 9 मई, कुछ 18 मई 1540। जी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये 2 तारीखें आती हैं। लेकिन अपना भारतीय पंचांग देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597, जो ज्यादातर 9 मई से ही जोड़ी जाती है। हाँ, वो चंद्र सूर्य आधारित गणना है, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया ज्यादा प्रामाणिक लगती है पारंपरिक रूप से। सिसोदिया राजपूत वंश, पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और मां महारानी जीवंत कंवर, उन्हें जयवंताबाई भी कहा गया है। जी, जयवंताबाई। कहते हैं बचपन से ही वो थोड़े अलग थे, पराक्रमी, स्वाभिमानी। और माहौल भी शायद वैसा ही मिला कुंभलगढ़ में। फिर उदयपुर भी बसाया उदय सिंह ने, चित्तौड़ छूटने के बाद। हाँ, लेकिन प्रताप का ज्यादातर बचपन और शुरुआती वक्त तो इन पहाड़ी किलों में ही बीता, जो शायद उन्हें आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर रहा था। वो मेवाड़ के 13वें महाराणा बने, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहले तो उत्तराधिकार का ही मसला खड़ा हो गया। हाँ, वो बात। परंपरा तो ये थी कि बड़ा बेटा गद्दी संभालेगा, लेकिन उदय सिंह ने तो अपने छोटे बेटे जगमाल को वारिस बना दिया था, रानी धीरबाई भटियानी के बेटे। जी बिल्कुल, और ये मेवाड़ की जो स्थापित परंपरा थी उसके बिल्कुल खिलाफ था। इससे दरबार में काफी खलबली मच गई। अच्छा। जो मेवाड़ के मुख्य सरदार थे, जैसे रावत कृष्णदास चुंडावत और दूसरे, उन्हें फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। क्यों? उन्हें क्या लगता था? उन्हें लगता था कि ये जो मुश्किल दौर चल रहा है, इसमें मेवाड़ को संभालने की काबिलियत और लोकप्रियता वो प्रताप में ही है, जगमाल में नहीं। तो 1 मार्च 1572 को जब गोगुंदा में उदय सिंह का देहांत हुआ। गोगुंदा में? हाँ, तो इन सरदारों ने मिलकर प्रताप सिंह का ही राज तिलक कर दिया। अच्छा, जगमाल का क्या हुआ फिर? जगमाल नाराज हो गया, वो दरबार छोड़कर अकबर के पास चला गया। हाँ। शायद अकबर के लिए ये एक रणनीतिक फायदा भी रहा हो। हाँ, हो सकता है। तो प्रताप को गद्दी तो मिल गई, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। पहाड़ जैसी चुनौतियां। 1568 में चित्तौड़ की घेराबंदी हुई थी, वो साका हुआ था। उसके बाद मेवाड़ अपना सबसे उपजाऊ पूर्वी इलाका गवा चुका था। हाथ में क्या बचा फिर? हाथ में बचे अरावली के पहाड़ी और जंगली इलाके। रक्षा के लिए तो अच्छे थे, लेकिन आर्थिक रूप से देखें तो बहुत कमजोर। और सामने थे अकबर, जो पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र राज चाहते थे। बिल्कुल, और अकबर ने कोशिश भी की प्रताप को अपने साथ मिलाने की। संधि के लिए एक के बाद एक दूत भेजे। हाँ, वो 4 दूत वाली बात। कौन कौन थे? पहले जलाल खान कोरची। जी, फिर आमेर के कुंवर मानसिंह गए। अच्छा, मानसिंह खुद गए थे? हाँ, फिर मानसिंह के पिता राजा भगवान दास और आखिर में राजा टोडरमल। 4 लोग। अकबर शायद उन्हें वही सम्मान देना चाहते थे जो दूसरे राजपूत राजाओं को दिया था। ऐसा लगता तो है, बस शर्त यही थी कि वो मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लें। लेकिन प्रताप, वो यहीं पर सबसे अलग दिखते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, हर बार। उनकी वो प्रतिज्ञा भी बहुत मशहूर है कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं लूंगा। क्या थी वो पूरी? हाँ, कि मैं सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा और राजसी खाट-बाट से दूर रहूंगा। और कहते हैं ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने इसे निभाया भी। महलों को छोड़ दिया, बिल्कुल निभाया। कुंभलगढ़ और दूसरे पहाड़ी किलों को अपना ठिकाना बना लिया। आप सोचिए, एक राजा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था,
ये उनके चरित्र, उनके स्वाभिमान की बात बन गई। सही, वो मेवाड़ की आजादी को किसी भी कीमत पर दांव पर लगाने को तैयार नहीं थे और यहीं से टकराव की भूमिका तैयार हो गई। एक और कारण भी बताया जाता था शायद। मालवा वाला। हाँ, वो भी था। 1562 में उदय सिंह ने मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को शरण दी थी। अकबर इससे भी नाराज थे। खैर, चित्तौड़ गिरने के बाद अब लड़ाई का मैदान अरावली की घाटियां बन चुकी थीं। और इसी टकराव का नतीजा था वो युद्ध जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। जगह थी गोगुंदा के पास वो संकरा पहाड़ी दर्रा। कहते हैं मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है, इसलिए नाम पड़ा हल्दी घाटी। जी, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, राजपूत योद्धा तो थे ही, साथ में भील धनुर्धरों की एक बड़ी टुकड़ी थी। हाँ, पूंजा भील का नाम आता है उनके नेता के तौर पर। करीब 3000 भील सैनिक। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थी मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आमीर के राजा मानसिंह प्रथम, अकबर के खास सेनापति। जी, और साथ में असफ खान भी थे। सेना की संख्या को लेकर अलग अलग बातें हैं, लेकिन ज्यादातर यही मानते हैं कि मुगल सेना काफी बड़ी थी, मेवाड़ी सेना से शायद 3-4 गुना ज्यादा। कहीं 80,000 बनाम 20,000 का जिक्र मिलता है, कहीं कम भी। हाँ, आंकड़ों में मतभेद है, लेकिन पलड़ा भारी मुगलों का था संख्या के हिसाब से। युद्ध शुरू हुआ तो कहते हैं मेवाड़ी सेना का पहला हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हाँ, शुरुआती हमला बहुत प्रभावी था। प्रताप खुद आगे लड़ रहे थे और उनका घोड़ा चेतक, उसकी फुर्ती, उसकी वफादारी। हाँ, चेतक। वो किस्सा तो बहुत मशहूर है जब प्रताप का सामना मानसिंह से हुआ। जी, कहते हैं चेतक ने मानसिंह के हाथी मर्दाना के मस्तक पर अपने अगले पैर टिका दिए ताकि प्रताप भाले से वार कर सके। बिल्कुल। हालांकि मानसिंह हौदे में नीचे झुक गए और बच गए, लेकिन हाथी की सूंड में जो तलवारें बंधी थीं, उनसे चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। ओहो, और इसी लड़ाई में प्रताप भी घायल हुए और गिर गए थे। हाँ, स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। तभी चेतक ने कमाल की स्वामी भक्ति दिखाई। घायल होने के बावजूद वो बिजली की तरह प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाल ले गया। काफी दूर जाकर एक बरसाती नाला था। हाँ, उसे पार करने के बाद चेतक ने दम तोड़ दिया। बलीचा गांव में आज भी उसकी समाधि बनी हुई है, उस वफादार साथी की याद में। अच्छा, जब प्रताप मैदान से निकल रहे थे तो युद्ध कौन लड़ रहा था? उनकी जगह ली बड़ी सादड़ी के झाला मान सिंह ने, जिन्हें झाला बीदा भी कहते हैं। अच्छा, झाला मान। हाँ, उन्होंने प्रताप का राजसी छत्र और चिन्ह अपने ऊपर धारण कर लिए ताकि मुगलों को लगे कि प्रताप अभी भी मैदान में है। उन्होंने मुगलों को भ्रमित रखा। जी, और वो बड़ी वीरता से लड़े, आखिर में वीर गति पाई, लेकिन उनके इस बलिदान ने प्रताप को सुरक्षित निकलने का वक्त दे दिया। कमाल का बलिदान। लेकिन युद्ध का नतीजा क्या रहा, इस पर तो बहुत बहस होती है। हाँ, ये इतिहासकारों के बीच हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। पारंपरिक तौर पर देखें तो इसे मुगलों की सामरिक जीत माना जाता है, क्योंकि मेवाड़ी सेना को पीछे हटना पड़ा। गोगुंदा पर कुछ समय के लिए मुगलों का कब्जा भी हो गया। लेकिन अगर अकबर का मुख्य मकसद देखें, प्रताप को पकड़ना या मारना या मेवाड़ को पूरी तरह अधीन करना, तो वो तो हासिल नहीं हुआ। प्रताप तो बच निकले और उनका संघर्ष जारी रहा, बल्कि और तेज हो गया। इसीलिए कई आधुनिक इतिहासकार इसे अनिर्णायक मानते हैं। या शायद प्रताप की नैतिक जीत। हाँ, कुछ इसे प्रताप की नैतिक और रणनीतिक जीत भी कहते हैं, क्योंकि इतने कम संसाधनों से इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना और अपना लक्ष्य आजादी ना छोड़ना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। ये समझना जरूरी है कि इतिहास की व्याख्याएं बदलती रहती हैं। बिल्कुल, और नजरिए पर भी निर्भर करता है। और प्रताप के शारीरिक बल के बारे में भी तो बड़ी हैरतअंगेज बातें हैं। 7 फीट 5 इंच का कद। हाँ, और 72 किलो का कवच, 81 किलो का भाला, 2 तलवारें, कुल मिलाकर 200 किलो से ज्यादा वजन के साथ वो लड़ते थे। क्या बात है, ये तो अविश्वसनीय लगता है। तो ये आंकड़े उनके असाधारण बल और युद्ध कौशल को दिखाते हैं। खैर, हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने अपनी रणनीति बदली। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि आमने सामने की लड़ाई मुश्किल है। बिल्कुल, तो उन्होंने अरावली की पहाड़ियों और घाटियों का फायदा उठाया और शुरू किया छापामार युद्ध, गुरेला युद्ध नीति जिसे कहते हैं। मतलब छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करना। हाँ, दुश्मन को नुकसान पहुंचाना और तेजी से पहाड़ियों में गायब हो जाना। मुगल चौकियों पर लगातार हमले जारी रखे। ये दौर उनके और उनके परिवार के लिए बहुत कठिन रहा होगा। बहुत ज्यादा। जंगलों में रहना, जमीन पर सोना, कभी-कभी खाने को भी पूरा नहीं। वो घास के रोटियों वाली कहानी, क्या वो सच है? चाहे सच हो या ना हो। बिल्कुल,
लेकिन इतनी मुश्किल हालात में सेना को बनाए रखना, रसद का इंतजाम करना। बहुत चुनौतीपूर्ण था। शायद निराशा के पल भी आए होंगे, लेकिन तभी उनके बचपन के दोस्त और मंत्री भामाशाह वो सामने आए। हाँ, दानवीर भामाशाह, ये नाम तो कौन नहीं जानता। बिल्कुल। जब प्रताप आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तब भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति, कहते हैं इतनी थी कि 25,000 सैनिकों का 12 साल तक गुजारा चल सकता था। इतनी दौलत? हाँ, वो सारी दौलत महाराणा के कदमों में रखती। इस एक मदद ने तो जैसे पूरा पासा ही पलट दिया होगा। हाँ, ये सिर्फ पैसों का दान नहीं था, ये मेवाड़ की आजादी के यज्ञ में एक बहुत बड़ी आहुति थी। इस मदद से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। नई फौज तैयार हुई। करीब 40,000 सैनिकों की नई फौज। अब उनके पास साधन थे, हौसला तो था ही। और इसी नई ताकत के साथ उन्होंने मुगलों पर एक निर्णायक चोट करने की सोची। और वो थी दिवेर की लड़ाई, 1582। जी, दिवेर का युद्ध, विजयादशमी के दिन। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। अच्छा, मेवाड़ का मैराथन क्यों? शायद लड़ाई के फैलाव और उसके महत्व को देखते हुए दिवेर में प्रताप ने अपनी सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटा और एक साथ कई मुगल थानों पर हमला किया। मुख्य निशाना था दिवेर का मुगल थाना। वहां कमांडर कौन था? सुल्तान खान। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने यहाँ गजब की वीरता दिखाई। कहते हैं उन्होंने एक ही वार में सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों को चीर दिया था। बाप रे, एक ही वार में? हाँ, ये हमला इतना जबरदस्त और अचानक था कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई। और कहा जाता है कि हजारों मुगल सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। एक जगह 36,000 का आंकड़ा भी देखा मैंने, हालांकि ये शायद ज्यादा हो। हाँ, 36,000 का आंकड़ा शायद अतिशयोक्ति हो, लेकिन इसमें शक नहीं कि ये मेवाड़ की बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। कितनी मुगल चौकियां खाली हुई थी? कहते हैं करीब 36 मुगल थाने और चौकियां रातों रात खाली हो गई या उन पर मेवाड़ियों का कब्जा हो गया। कुछ स्रोत 32 बताते हैं। मतलब मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस आ गया। बिल्कुल। चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ फिर से प्रताप के नियंत्रण में था। दिवेर की जीत ने साबित किया कि प्रताप का संघर्ष सिर्फ बचाव का नहीं, बल्कि अपने इलाके वापस जीतने का भी था। अकबर ने इसके बाद भी कोशिशें की। हाँ की, लेकिन वो प्रताप को झुका नहीं पाए। तो दिवेर के बाद हालात कुछ बेहतर हुए और फिर प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। जी, करीब 1585 के आसपास चावंड अरावली में काफी सुरक्षित जगह थी। जीवन के आखिरी करीब 12 साल उन्होंने वहीं बिताए। वहां उन्होंने क्या किया? प्रशासन पर ध्यान दिया। हाँ, प्रशासन को मजबूत किया और शांति काल का फायदा उठाते हुए कला, साहित्य, संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। मंदिर बनवाए, विद्वानों को आश्रय दिया। एक तरह से निर्माण का दौर था वो। लेकिन इतने सालों का जो अथक संघर्ष था, उसका असर तो शरीर पे पड़ा होगा। निश्चित रूप से। चावंड में ही एक दिन शिकार के दौरान अपने सख्त धनुष की डोरी, मतलब प्रत्यंचा, चढ़ाते वक्त उन्हें अंदरूनी चोट लग गई। अच्छा, शिकार के दौरान? हाँ, और उसी चोट के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और फिर मेवाड़ का वो सूरज अस्त हो गया। कब? तारीख क्या थी? इसमें भी मतभेद है शायद। हाँ, थोड़ा है। 19 जनवरी या 29 जनवरी 1597, विक्रम संवत 1653, माघ का महीना था। कहते हैं अपनी मृत्यु शैया पर भी उन्हें चिंता थी मेवाड़ की आजादी की। बिल्कुल। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह और सरदारों से वचन लिया था कि वो कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। उनका आखिरी संदेश यही था कि वो सिर झुकाए बिना जिए और सिर झुकाए बिना मरे। यही उनकी असली जीत थी। उनके बाद बेटे अमर सिंह प्रथम राजा बने। जी, हालांकि सालों के लगातार संघर्ष और बदलती हुई परिस्थितियों के दबाव में अमर सिंह ने बाद में जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। अच्छा, संधि हो गई थी। हाँ, लेकिन उस संधि में भी मेवाड़ की स्वतंत्र पहचान और सम्मान को काफी हद तक बनाए रखने की शर्तें थीं। ये प्रताप के संघर्ष का ही असर था। प्रताप के इस पूरे सफर में उनके परिवार का, महारानी अजबदे पंवार का और उनके साथियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल। भाई शक्ति सिंह, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मदद की, हल्दी घाटी में लड़ने वाले अफगान सेनापति हकीम खान सूर, झालामान, जिन्होंने बलिदान दिया, पूंजा भील और पूरा भील समुदाय, और बेशक भामाशाह, इनके बिना प्रताप की कहानी अधूरी है। ये सब उस सामूहिक संकल्प का हिस्सा थे। बिल्कुल सही। तो आज जब हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो वो किस चीज का प्रतीक है? क्या है उनकी विरासत? महाराणा प्रताप आज भी राजपूत वीरता, स्वतंत्रता के लिए वो अटूट संघर्ष, स्वाभिमान और किसी भी बाहरी सत्ता के सामने न झुकने वाले जज्बे का प्रतीक हैं। उनकी जयंती भी मनाई जाती है। हाँ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को,
उनकी कहानी सिर्फ राजस्थान या भारत तक ही सीमित नहीं है। ये दुनिया भर में उन लोगों को प्रेरणा देती है जो अपनी आज़ादी और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर इरादा पक्का हो, हौसला बुलंद हो, तो हार नहीं माननी चाहिए। तो महाराणा प्रताप का जीवन हमें यही दिखाता है कि इतिहास सिर्फ जीत और हार का हिसाब नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन सिद्धांतों, उन मूल्यों और उन संघर्षों की कहानी भी है जो किसी व्यक्ति या समाज को पहचान देते हैं। सही कहा। भामाशाह जैसे साथी, भील समुदाय जैसे वफादार समर्थक ये बताते हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ राजा की नहीं होती, वो सबकी होती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है हमारे श्रोताओं के लिए जी। कि किसी शासक की महानता का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या वो जमीन है जो उसने जीती, या वो सिद्धांत है जिनके लिए वो जिया और लड़ा? बहुत अच्छा सवाल है। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।